ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, इस चीज को स्टडी किया था वेंट हॉफ ने। वेंट हॉफ ने स्टडी करके ये देखा कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का बिहेवियर आइडियल गैसेस की तरह होता है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। तो उसने कहा कि जो लॉ हम आइडियल गैसेस पर अप्लाई करते हैं वही लॉ हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जानते हैं आइडियल गैसेस पर हम कई लॉज जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, जिसको हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, ये सब लॉ हम अप्लाई करते हैं। और फाइनली हम एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं आइडियल गैसेस पर जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो वेंट हॉफ ने क्या किया, उसने इन्हीं में से कुछ लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर अप्लाई किए। और वो लॉ क्या थे, उसमें पहला लॉ था बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ जब उसने डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर अप्लाई किया तो उसे अब हम कहते हैं बॉयल वेंट हॉफ लॉ। व्हाट इज बॉयल वेंट हॉफ लॉ? इट इज द बॉयल्स लॉ एज अप्लाइड ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब ये बॉयल वेंट हॉफ लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट हम देखेंगे। The osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to its molar concentration at constant temperature. ये है बॉयल वेंट हॉफ लॉ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसके लिए हम सिंबल पाई इस्तेमाल करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. What is C? It is the molar concentration of the solution at constant temperature. ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। दूसरा जो लॉ उसने अप्लाई किया था वो था गै-लुसैक्स लॉ। गै-लुसैक्स लॉ जिसको हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, जब ये गै-लुसैक्स लॉ अप्लाई किया उसने तो इस लॉ को फिर हम गै-लुसैक्स वेंट हॉफ लॉ कहते हैं। According to Gay-Lussac's Van 't Hoff law, the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to its Kelvin temperature at constant concentration. इसका मतलब pi is directly proportional to T Kelvin temperature at constant C, that is concentration. इसे हम इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों लॉज को कंबाइन करें, पहले लॉ में हमने देखा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दूसरे में हमने देखा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें, combining the two,
पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अब हम लिखेंगे पाई इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज होगा, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है आर। इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन थर्ड, और इसमें ये जो आर है ये क्या है? आर इज ए कांस्टेंट which is known as solution constant। अब चूंकि यहां पर गैसेस की बात नहीं ना हो रही है, यहां पर सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो यहां पर जो ये कांस्टेंट है इसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, ऑल्दो इट्स वैल्यू इज द सेम एज द गैस कांस्टेंट। ओके, सिर्फ नाम इसमें चेंज किया गया है, इसका नाम रखा गया है सॉल्यूशन कांस्टेंट, अदरवाइज द वैल्यू इज द सेम एज द गैस कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन थर्ड से आप देखो, व्हाट इज C इक्वल टू? C का मैंने ऊपर कहा था C इज द मोलर कंसेंट्रेशन, और मोलर कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, राइट? और मोलर कंसेंट्रेशन होता है N डिवाइडेड बाई V। व्हाट इज N इन दिस केस? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, राइट? जिसके लिए हम एन बी भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो N लिखें, आप चाहे तो NB लिखें। एंड व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यस। तो अब अगर मैं ये C की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करूं, इक्वेशन 3 becomes पाई इज इक्वल टू आर। अब C के बदले हम लिखेंगे N अपान V, और उसके बाद है T। अब इस V को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ये बन जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई V, और उसके बाद क्या बचा? R N और T, इनको मैं ऐसे लिखता हूं NRT। अब इस इक्वेशन को आप देखो, ये इक्वेशन है पाई V इज इक्वल टू NRT। This equation is similar to this equation, PV is equal to nRT, है ना? PV is equal to nRT means ideal gas equation और combined gas equation। इक्वेशन 4 भी ऐसी ही इक्वेशन है, सिर्फ एक फर्क है इसमें कि आइडियल गैस इक्वेशन में P था, यहाँ पर पाई है। वहां पर P का मतलब था प्रेशर ऑफ द गैस, और यहाँ पर पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, इतना ही फर्क है। फिर PV इज इक्वल टू NRT में V क्या था? वॉल्यूम ऑफ द गैस, और यहाँ पर क्या है? V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरह से N क्या था? N था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। बाकी R तो सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है, और T भी सेम है, केल्विन टेम्परेचर। तो इक्वेशन जो हमें यहाँ पर मिली है, दिस इज सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन, और ये इस वजह से है बिकॉज द बिहेवियर ऑफ dilute solutions is similar to that of ideal gases। अब हमने टॉपिक जब शुरू किया था, हमने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? अब हम कह सकते हैं व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन।
और जो प्रॉपर्टी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, since osmotic pressure of a solution depends on the molar concentration of solution, therefore it is a colligative property. अब इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेशन ऑफ MB, that is observed molar mass of solute. We know that pi v is equal to nRT। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में आप जानते हैं n क्या था, n असल में NB था, ठीक है ना। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, पाई v इज इक्वल टू NBRT। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मुझे बताओ आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू, यस, वेट या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास, मतलब ये एम बी हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इस एम बी को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं और लेफ्ट साइड से पाई और वी को राइट हैंड साइड पर ले आते हैं। तो ये बन जाएगा एम बी इज इक्वल टू, राइट साइड पर अब क्या रह गया, डब्ल्यू बी आर इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 रख लेते हैं। अब इसमें सभी टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एम बी तो आप जानते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट है जो हमने कैलकुलेट करना है। उसके अलावा डब्ल्यू बी क्या है? इट इज अ मास ऑफ द सोल्यूट। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की वैल्यू ही है। टी इज द केल्विन टेम्परेचर। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम डिटरमिन करेंगे किसी सोल्यूशन का, वो हमने पढ़ा कैसे निकालते हैं। और वी क्या है? वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। इसमें ये चीज याद रखनी है आपने, वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर कभी किसी केस में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर्स में होगा, उसको हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यस, उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। ओके, इन केस वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर्स। अदरवाइज अगर वो लीटर्स में ही गिवन है तो फिर आप डायरेक्टली वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर सकते हैं और वहां से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ओके, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होते हैं, पता है किसी को? हाँ, और हाइपोटोनिक? हाँ, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, बिल्कुल। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे जिसको हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम।
तो hypertonic solutions are the solutions in which is higher, नहीं more than the solvent नहीं। याद रखो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कभी भी सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, तब सॉल्यूशन ही नहीं बनता। ठीक है, तब एक सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, होमोजेनस मिक्सचर ही नहीं बनेगा। ओके, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन तो सॉल्वेंट से हमेशा कम होती है। हम कंपैरेटिवली अगर बात करें, जैसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस है जिनमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन हायर होती है, बट नॉट हायर देन सॉल्वेंट। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है? इन विच देयर इज ए लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ओके, जैसे मान लो आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, दूसरा सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन है सपोज 0.5 मोल्स पर लीटर। तो इन दोनों में से हाइपरटोनिक कौन सा हुआ? जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये 1 मोल पर लीटर वाला सॉल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक, और 0.5 मोल पर लीटर जिसकी कंसेंट्रेशन है वो हो गया हाइपोटोनिक। ठीक है, क्लियर है ना? अब अगर हम ऑस्मोसिस में, आप जानते हैं ऑस्मोसिस में हम अगर एक तरफ, सपोज एक तरफ हमने रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरी तरफ आपने रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और उन दोनों को सेपरेट किया बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां की तरफ होगा? अच्छे से देखो, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम ए solution having lower concentration to a solution having higher concentration, पढ़ा था ना? एक तो हमने पढ़ा था कि अगर एक तरफ सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ सॉल्वेंट है, तो फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। और दूसरा केस हमने पढ़ा था कि अगर एक तरफ भी सॉल्यूशन है दूसरी तरफ भी सॉल्यूशन है, तो जहां पर लोअर कंसंट्रेशन है वहां से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। मतलब ये हुआ कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा ऑस्मोसिस, राइट? और जब ये ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस में आप जानते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो जब हाइपोटोनिक में से सॉल्वेंट निकल जाएगा तो उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटोनिक में कंसेंट्रेशन कम थी सोल्यूट की, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब उसमें से जब सॉल्वेंट निकल गया तो उसकी ओवरऑल जो कंसेंट्रेशन थी सोल्यूट की वो बढ़ गई, और सॉल्वेंट जब हाइपरटोनिक में चला जाता है तो वहां पर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ओके, अब हाइपोटोनिक जिसकी कंसेंट्रेशन कम थी उसकी इंक्रीज हो रही है कंसेंट्रेशन, और हाइपरटोनिक जिसकी ज्यादा कंसेंट्रेशन थी उसकी डिक्रीज हो रही है। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इन दोनों की कंसेंट्रेशन एक दूसरे के बराबर न हो जाए। और एक बार इन दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर हो गई तो इनको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। जिन सॉल्यूशंस की मोलर कंसेंट्रेशन इक्वल हो उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इनको हम आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। क्यों कहते हैं इनको आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस? क्योंकि इनकी चूंकि कंसेंट्रेशन अब बराबर हो गई है, तो जब कंसेंट्रेशन बराबर होगी तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर हो जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। ओके, तो इफ कंसेंट्रेशन
is equal, then the osmotic pressure is also equal. तो आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसो ऑस्मोटिक का मतलब है the solutions having the same osmotic pressure. ओके यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं. हम क्या लिखेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया कि if a hypotonic solution and hypertonic solution are separated by a semi-permeable membrane, the osmosis takes place from hypotonic to hypertonic solution, and and it takes place until the two solutions become isotonic or isoosmotic. ओके यही चीज अब मैं यहाँ पर लिखूंगा. ठीक है. If a hypertonic solution and a hypotonic solution are separated by a semi-permeable membrane, osmosis takes place from hypotonic to hypertonic solution, and it continues until the two solutions become isotonic.